आप लोग पहले तो ये बताएंगे कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। ठीक है। लाइव क्लास शुरू हो गई है और हर्षित भाई बताइए, आपको क्लियर दिख रहा है? आज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। आप लोग जुड़ते जाइए। लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं। कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं उसी आधार पे आप लोगों का तुरंत अभी स्टार्ट कर देता हूं। और लाइव पिक्चर क्वालिटी। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे प्लीज। वेरी वेरी ओके। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप लोगों को बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। और प्रतिदिन मैं आपको ऐसा ही पढ़ाने का काम कर रहा हूं। ठीक है। अब जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते रहोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओगे। और मेरा टारगेट है कि आप 130 प्लस लेकर आओ। ठीक है। अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम आज भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान। ठीक है। आप लोग नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए जिससे कि आप लोगों का टाइम बिल्कुल खराब ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो भारतीय संविधान के बारे में ये जानना है कि ये प्रस्तावित कब किया गया। प्रस्तावित कब किया गया? तो आप डेट लिख लीजिए। अभी भी नवंबर ही चल रही है और उस टाइम भी नवंबर चल रही थी। 26 नवंबर 1949 इसको ये प्रस्तावित किया गया और लागू किया गया था आपका भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आपका क्वेश्चन लागू का नहीं पूछेगा, प्रस्तावित का पूछेगा। तो आपको डेट इतनी याद जरूर रहनी चाहिए। 26 नवंबर 1949 को आपका भारतीय संविधान का प्रस्तावना हुआ था, प्रस्तावित हुआ था। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? बताइए। अब इसमें भारतीय संविधान में कई सारी चीजें हैं। अब उनमें कई सारे देशों से लिया गया है ना। आयरलैंड से लिया गया, कहां से इसमें कई सारी चीजें कई जगह से ली गई। आयरलैंड, यूएसए। अब बताओ आयरलैंड से क्या लिया गया था भारतीय संविधान में? आप लोग कमेंट्स करके बताइए मुझे।
तो जो उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये तो सब जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं, जो मूल अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, ये आपको याद होना चाहिए। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया और कनाडा से क्या लिया गया, ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको क्लियर हो जा रही हैं साथ साथ चीजें, प्लीज बताते चलें। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। हेलो, हाँ सर बताएं। किसकी ड्यूटी लग गई? हाँ हाँ, अच्छा आपकी ड्यूटी लग गई है कहीं? अच्छा 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 किस डेट में, किस डेट में? हाँ आप मुझे व्हाट्सएप करिए सर इस पे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो तो लोग दूसरे ही हैं, वो नहीं है, ये कोई और मतलब डाइट पे या कहीं पे होगा, है ना, या मतलब ये सर कोरोना का होगा तो उसमें लगी होगी सारे टीचर्स की। हाँ हाँ, तो आप मुझे भेजो तो फिर मैं सर देखता हूँ अभी। ये यही वाले नंबर पे सर, 8888 वाले पे चला रहा हूँ। ठीक है सर। तो बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। कनाडा से क्या चीज शामिल की गई? भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, समझ रहे हो, भारत राज्यों का संघ है। और ये जो संघ था ना, इसमें बहुत शक्ति निहित कर दी गई, संघ में बहुत शक्ति निहित। ठीक है, तो भैया आप लोग ये समझ लीजिए, ये सब आपको आना ही चाहिए। अब जैसे भारतीय संविधान का अगर ये क्वेश्चन आता है आपका कि प्रस्तावित कब हुआ था, 26 नवंबर 1949, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो भारतीय संविधान में है वो किस देश से लिए गए, तो आप सीधा सीधा टिक करके चले जाओगे भैया आयरलैंड से लिए गए। मूल अधिकार किससे लिए गए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए गए। समवर्ती सूची कहां से शामिल करी गई? एक्चुअली भारतीय संविधान को कई जगह से अच्छी अच्छी चीजें उठा के उसको उसमें समाहित किया गया। ठीक है, तो आपकी जो समवर्ती सूची थी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय राज्यों का संघ है और संघ में बहुत शक्ति निहित है, ये कहां से शामिल करा गया? कनाडा से शामिल करा गया। तो आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते जाइए। और प्लीज आप लोग कमेंट्स करके बताइए मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट्स करके बताएं मुझे। ये तो पोस्टिंग की डिटेल्स हैं सर जी। मैं मैम से कंफर्म करके आपको बताऊंगा।
सर ठीक है, अभी उनका कॉल रिसीव नहीं हुआ। अच्छा सर, तो आप लोगों ने ये देखा होगा, आपको प्रस्तावित 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 और आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनका सबका रोल पता चल गया। अब मैं इसको साफ कर देता हूं और मैं अब आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूं। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिल सकते हैं, आपको हमेशा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही मिलेंगे, आपको ये सब आना ही चाहिए। और जो लोग मुझसे जुड़े रहेंगे उनका भारतीय संविधान क्या, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, सबका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है। संस्कृत को छोड़कर सारे सब्जेक्ट्स आपके ऐसे कर दूंगा कि आप लोग बिल्कुल बिल्कुल मॉडर्न गुरुकुल भाई, टीजीटी और पीजीटी का एडवर्टीजमेंट दिसंबर में आ जाएगा और बिल्कुल वैकेंसी आ रही है, टीजीटी में भी आ रही है, पीजीटी में भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये अगर पूछ लिया, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो आपको याद होना चाहिए ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं पहले, ये आपको याद होना चाहिए। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मैं आपके बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूं, इनका आपको अपडेट रहना चाहिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर साहब। ठीक है, उनका नाम अब चेंज कर दिया गया है, तो ये नाम शुद्ध है उनका। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर साहब। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, झंडा समिति के अध्यक्ष किसके? झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। आप लोग ये याद रखिए। और आज मैं आपको कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं, मजा आएगा आपको पढ़ के, इतना समझ लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, इनके बारे में कौन नहीं जानता है? ये लौह पुरुष थे। लौह पुरुष से आपको नाम याद आ गया होगा। मैं चाचा जी की बात नहीं कर रहा हूं, शिवपाल यादव जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनकी स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। ठीक है, आपको पता ही होगा, नर्मदा जिले। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका आपको आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई ना कोई ये क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही सकते हैं वो कभी कभी। मजा आ रहा है पढ़ने में? आप लोग कमेंट्स करके बताएं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर साहब, झंडा समिति के श्री जेबी कृपलानी और मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। आपको मैं सच सच बताऊं, मैं डॉक्टर अंबेडकर साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल को महापुरुष नहीं, इनको बहुत ही बड़ा, मतलब पूरे विश्व का महापुरुष मानता हूं। इन जैसा कोई कोहिनूर पैदा नहीं हुआ मुझे लगता है जहां तक। और तो आप इनको याद करने का काम कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं भारतीय संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और भारतीय संविधान में कई सारी समितियों का और उनका सबका काम क्या है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखने वाली चीज है। कमेंट्स करके बताइए, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय
अंतर राज्यीय परिषद का गठन। अब हम आर्टिकल की बात कर ले रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आर्टिकल्स की बात करेंगे और आप लोगों को हम आर्टिकल्स याद करवा देंगे। कहां गया नीला पेन? तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन का जो प्रावधान है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि जो अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अनुच्छेद की। एक क्वेश्चन तो आएगा या दो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को ध्रुव कुमार कह रहे हैं मजा आ गया, पवन यादव लिख रहे हैं हेलो हेलो। तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है आर्टिकल 263 के अंतर्गत। ये आप रट लीजिए, ये आप रट लीजिए। 263 अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है। अब इसके अंतर्गत क्या है? एनडीसी, राज्यपाल समिति। मैं आपको बता दे रहा हूं, एनडीसी, एनडीसी आप याद कर लीजिए, राज्यपाल समिति याद कर लीजिए, और आंचलिक परिषद। राज्यपाल समिति को राज्यपाल सम्मेलन लिख सकते हो। इनके अंतर्गत ये आते हैं एनडीसी, राज्यपाल सम्मेलन और आंचलिक परिषद। ठीक है, तो एनडीसी की कई लोग फुल फॉर्म पूछ रहे होंगे, तो राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, तो इसको राष्ट्रीय विकास परिषद भी कह सकते हैं भाई लोगों, है ना। तो इसमें जो अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन है उसका प्रावधान अनुच्छेद 263 में किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे वो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किसमें किया गया, तो आप टिक करके चले आओगे अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। एक्चुअली क्या है ये अंतरराज्यीय परिषद का गठन? इसमें एनडीसी शामिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन शामिल है और आंचलिक परिषद शामिल है। आंचलिक परिषद शामिल है आपकी। तो जो आंचलिक परिषद है ना और ये राज्यपाल सम्मेलन है, ये एनडीसी, ये कैसी संस्थाएं हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। कैसी संस्थाएं हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक, संवैधानिक और विधि संस्थाएं। आपको इतना चीज याद आना चाहिए। इनका गठन की जरूरत भैया इसलिए पड़ी क्योंकि हम राज्यों का समन्वय स्थापित कर सकें आपस में। अंतरराज्यीय परिषद के गठन की जरूरत क्यों पड़ी? तो आप क्वेश्चन में टिक करके चले आओगे, राज्यों का समन्वय, आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए। तो राज्यों का जो समन्वय स्थापित करने के लिए जो कमेटीज बनी उसमें एक एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषद, ये पूरे स्टेट को रिपोर्ट मतलब स्टेट को मतलब स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। संवैधानिक और विधि 73 इसकी जो है ये संस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इंडिया में राज्यों का समन्वय एवं संबंध स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप टिक करके चले आओगे अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीसीएस आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, आप ये समझ लीजिए। इतनी गहराई से मैंने आपको बता देने का काम किया है। ठीक है, पवन यादव लिख रहे हैं मैं जलालाबाद से देख रहा हूँ। ओके ब्रदर, और आप लोग कमेंट्स करते रहिए और इसको अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता रहे तो शेयर। पहले आप लोग मुझे कमेंट्स करके ये बताइए आपको बोर्ड पे क्लियर आज दिख रहा है नहीं दिख रहा है। मैंने लाइट थोड़ा ठीक ठाक किया हुआ है, आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, हरे राम। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देने वाला हूं। अब हम संविधान संशोधन की बात कर ले रहे हैं।
संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। संविधान संशोधन की बात अब हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करके बताइए, फिर मैं इसको बताता हूं। तो जो संविधान संशोधन है ना, अब आप किसी चीज में करेक्शन कर रहे हैं या संशोधन कर रहे हैं तो आपको सहमति की जरूरत तो पड़ेगी दोस्त। तो जो आपको सहमति की जरूरत पड़ेगी वो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। विधानमंडलों के समर्थन की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये पड़ेगी तो, लेकिन ये संविधान में वर्णित कहां है? तो ये आर्टिकल 169 की बात हो रही है। आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 के अंतर्गत हम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन ले ले तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो आर्टिकल का जो अनुच्छेद नंबर होगा वो कितना है? 169। आपको ये चीज जरूर याद होनी चाहिए। और ये जो आर्टिकल 169 है ना, अब यूपी में तो विधान परिषद है ही, यूपी में विधान परिषद है ही, यूपी में विधान परिषद है ही। आर्टिकल 169 के अनुसार ही संसद किसी भी राज्य में, संसद किसी भी राज्य में, किसी राज्य में विधानसभा का गठन कर, किसी भी राज्य में विधान परिषद, किसी आर्टिकल 169 के अंतर्गत एक प्रावधान है कि संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। लेकिन कर कब सकती है? कर तब सकती है जब उस राज्य में जहां विधान परिषद की स्थापना करनी हो, उस राज्य में उनका जो विधेयक है संबंधित, वो क्या हो गया हो? पास हो गया हो। विधेयक क्या हो गया हो? पास। तो आपसे इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? आप लोग समझदार हो, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भैया मुझे ये बताइए, संसद अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहता है, यदि उस राज्य में विधेयक पास हो गया है संबंधित, तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो आप टिक करके चले जाओगे 169 के अंतर्गत। कितना आप टिक करके चले जाओगे? 169। दैट शुड बी ओके नाउ, फेयर इनफ। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी अगर हमें संविधान संशोधन है, ठीक है, ये इसका रूल्स। अब आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज आप लोग कमेंट्स करके एक बार बताएं। मैं आपके कमेंट्स अभी देख नहीं पा रहा हूं, आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता जरूर चलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं। एक क्वेश्चन आपका बहुत आता है, धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता, धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता, इनका उल्लेख किसमें है? अब आपको अनुच्छेद तो भैया पता होना ही चाहिए। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो मान्यता है ना, वो अनुच्छेद आर्टिकल 29 और 30 में, आर्टिकल 29 एंड 30 में इसका प्रावधान है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे वो कि ये बताइए धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता, तो आप टिक करके चले जाओगे आर्टिकल 29 और 30। या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आर्टिकल 29 एवं 30 में क्या उल्लिखित है, तो उसका एक ऑप्शन आपका होगा धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता। तो ये ऑप्शन अगर आपको मिल जाएगा और वहां आर्टिकल 29 एंड 30 लिखा होगा, तो आंख बंद करके उस पर आप टिक करके चले आना। आप समझ गए इतनी बात?
आपको समझ में आ गया? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट्स करके बताएं। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये बताता हूं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दोस्त ये है कि जो अल्पसंख्यक शब्द है ना, इसकी परिभाषा उल्लिखित नहीं है। इसकी परिभाषा उल्लिखित भारतीय संविधान में है ही नहीं। ये आप लोग हमेशा याद कर लीजिए। आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा। अल्पसंख्यक जो शब्द है ना, इसको परिभाषित नहीं किया गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आपसे कोई पूछ देगा आर्टिकल 29 और 30 में क्या उल्लिखित है, तो आप सीधा सीधा करके चले जाएंगे धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता। दैट शुड बी ओके नाउ। आप लोग कमेंट्स करके बताते चलें और हमारा जोश बढ़ाते चलें। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन जैसे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन खूब चला। क्या चला? किसान आंदोलन। वर्तमान सरकार को मजबूर होना पड़ा कानून वापस लेने के लिए। वर्तमान सरकार को वापस होना पड़ा और देखो उन्होंने प्रस्ताव के लिए उन्होंने भेज भी दिया है और उसको दोनों सदनों से जब वो पास हो जाएगा तो वो कानून कैंसिल भी कर दिए जाएंगे। और अगर किसान बात मान लेते और संशोधन की बात करनी पड़ती, सरकार संशोधन मानने के लिए तैयार थी। तो क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका अगर कोई ये पूछ लेगा संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा में पहले जाएगा या राज्यसभा में? लोकसभा में पहले जाएगा या राज्यसभा में? ये आपको आना चाहिए। आर्टिकल भी बताओ, इसका आर्टिकल भी बताओ। तो मैं आपको दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें बता देने वाला हूं और ये आपको आना ही चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, अनुच्छेद 368 में एक व्यवस्था है। आर्टिकल 368 में एक व्यवस्था है। संशोधन का जो प्रस्ताव है उसको लाने का जो उपक्रम है, संशोधन का प्रस्ताव लाने का जो उपक्रम है, उसको जरूरी नहीं है आप पहले लोकसभा में ले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको पहले राज्यसभा में भी ले जा सकते हो। अनुच्छेद 368 क्या कहता है? अगर आपको संशोधन का प्रस्ताव लेके जाना है संसद में, तो जरूरी ये नहीं है कि आप उच्च सदन राज्यसभा में पहले लेके जाओ या निम्न सदन लोकसभा में पहले लेके जाओ। अनुच्छेद 368 ये व्यवस्था देता है कि अगर आप संशोधन का प्रस्ताव लेकर जाएं तो या तो वो आप लोकसभा में पहले लेकर जा सकते हैं या राज्यसभा में। मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, नो बाउंड्री। आपको ये मजा आ गया इसमें पढ़ने में? लिख लीजिए, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करके बताएं कैसा लग रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों को जब आप बहुत छोटी क्लास में पढ़ते होंगे तो अनुसूची की बात बहुत सुनी होगी। अनुसूची, भारत में कितनी अनुसूची है बताइए संविधान में? भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या 12 है। ये तो यार आना चाहिए, इतना इजी है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट करते रहिए और ये देखते रहिए कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। हेलो, हाँ सर। हाँ, वो मैम का हमने 2 बार फोन लगाया, उनका कॉल ही रिसीव नहीं हुआ। इससे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अगर कुछ होता ना तो वो ही नहीं, बस यही चलता है, इलेक्शन के चक्कर में ये चल रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, वो ऐसा है, उन्होंने कह दिया होगा कि निर्वाचन में हेल्प करो पूरी है। हाँ भाई, तो उसमें आपको लगा दिया। हाँ भाई, मैं मैडम से पूछ लूंगा अभी कॉल करके, तो उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, ना जामे तो फायदा ही है, कैब मारो।
और क्या, इलेक्शन तक अनलिमिटेड चलती है, संडे टू संडे। हाँ हाँ। हाँ, और डे जाओ और संडे टू संडे भी देखो, मतलब इनका रूल में तो ये है कि संडे को भी आप देखो सिस्टम। हाँ 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 हाँ, बैठो जाके। और क्या, चलो कोई इसकी इसकी कोई ज्यादा टेंशन नहीं है ना। हाँ, टेंशन फ्री रहता है सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोड मत लेना बिल्कुल इसका। ठीक है सर। ठीक। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सही कह रहे, सही कह रहे। उन्होंने जानबूझ के आपका नाम लिखवा दिया होगा, मुझे लगता है। हाँ हाँ, और प्रोविजन में तो लगा नहीं सकते। हाँ 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 भाई। हाँ हाँ, लगवा दिया गया होगा आपको। हाँ हाँ भाई, तो और हाँ भाई। हाँ, और आपका पता नहीं उन्होंने क्यों इसमें एकदम मेंशन कर दिया बीच में। हाँ हाँ, देख लो आप। बाद में बात करें, अब जब बताएं क्यों ऐसा करूँ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है, मैं करूँगा बात। ठीक है सर। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर या होगा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता है आर्टिकल 29 और 30 में। ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। आप लोग स्पष्ट समझ लीजिए, संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा में पहले जाएगा या राज्यसभा में, ऐसा कोई बाउंड्री है नहीं। अनुच्छेद 368 ऐसी व्यवस्था देता है। संशोधन के प्रस्ताव का जो उपक्रम है वो 368 के अंतर्गत वर्णित है। और भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। आप लोगों को मतलब सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छा कर सकते हो। अगर सीरियस होके नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको मजा बिल्कुल नहीं आएगा, आप इतना समझ लीजिए। और अभी वोटों की बात खूब चल रही है, तो हम मताधिकार की बात कर रहे हैं। लोगों को वोट डालना चाहिए, लोगों को वोट्स के राइट्स मिले हुए हैं 18 से ऊपर वालों को। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 325 के अंतर्गत है। अभी कॉल आई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मताधिकार के बारे में बता दें। तो ये अनुच्छेद 325 की व्यवस्था है। श्रुति लिख रही हैं, राजेश सिंह भ्राता जी प्रणाम, पहचाना या नहीं? रंजीत भाई बिल्कुल पहचाना। श्रुति पूछते रहिए, आप लोग अपने कमेंट्स करते रहिए, हम आपका रिप्लाई देते रहेंगे। ठीक है। अब आपकी नई भर्ती आने वाली है, 51,000 भर्ती आने वाली है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, मैटर कोर्ट हाई कोर्ट्स में चलते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि आप वोट डालते रहिए, सही सरकार का चुनाव करिए, और उसका जो अनुच्छेद है वो आप 325 के अंतर्गत ले जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे जब कोई भर्ती आती है तो कई अराजक तत्व क्या होते हैं, लीगल एलिमेंट्स, उसको किसमें, हाई कोर्ट में ले जाने का काम करते हैं। किस में ले जाने का काम करते हैं? हाई कोर्ट में। किस में ले जाने का काम करते हैं? हाई कोर्ट में। तो ये हाई कोर्ट जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। सर, अगर फादर के आधार में सरनेम ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें करेक्शन करवा लीजिए, आपका सही हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट की बात हुई है। ठीक है। राज्यों को संघ से अनुदान, राज्यों को संघ से अनुदान, इसकी किस किस आर्टिकल में बात हुई है? 275 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको, ये आप लोगों को नोट कर लेने चाहिए और लिख लेने चाहिए। अच्छा, नहीं नहीं, तो आपने लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और सरनेम एक नेम होता भी नहीं है, तो उससे उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है श्रुति जी। ठीक है।
आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। ये कई सारे एग्जाम में आईएएस पीसीएस। तो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक निहित है भारतीय संविधान में? आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइए। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ये बच्चे बच्चे को आना चाहिए, आप सबको आना चाहिए। संविधान का भाग है थर्ड। संविधान का भाग कौन सा है? थर्ड, पार्ट थर्ड। और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार सुपर टेट में यही पूछ लिया जाए। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? आप 12 से 35 लिखाएंगे। अगर ये पूछ लेगा संविधान के कौन से भाग में वर्णित हैं, तो पार्ट 3 में वर्णित हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको नोट करते जाइए। ठीक है, आज हम अब राष्ट्रपति की बात कर ले रहे हैं। किसकी बात कर ले रहे हैं? राष्ट्रपति की। बाद में राज्यपाल की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम राष्ट्रपति की बात कर ले रहे हैं। और आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कवर करवा दे रहा हूं। ठीक है, आपको राष्ट्रपति तो पता ही है। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद अभी भारत के राष्ट्रपति हैं। ये नाम तो आपको सबको याद होना चाहिए। और इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली थी? 25 जुलाई 2017 को। अभी तक हैं ये, कंटिन्यू कर रहे हैं ये। ठीक है, अच्छा ये बताइए, भारत में जो राष्ट्रपति है, ये लोग पूछेंगे कि राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो आर्टिकल मालूम किस में है? कोई बताइए। इतना इजी तो नहीं, इतना इजी तो आपको पता होगा। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान आर्टिकल 52, आप लोग याद कर लीजिए। राष्ट्रपति पद का जो आपका प्रावधान है वो आपका 52 आर्टिकल अनुच्छेद में है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है आपका। अब अगला 52 के बाद क्या आएगा? 53, संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है इसमें राष्ट्रपति। ये आप लिख लीजिए। अनुच्छेद 52 में प्रावधान है राष्ट्रपति पद का, 53 में है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब जो संघ की कार्यपालिका होती है, मतलब जो वर्किंग कमेटी होती है, उसकी शक्ति है किसमें है? राष्ट्रपति में निहित है। तो इसमें जो राष्ट्रपति है ना, वो प्रधानमंत्री मतलब पीएम और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेंगे। ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ये तो आपको आना ही चाहिए। अब मैं इधर एक कैमरा सेट कर दे रहा हूं और ये मैं इधर 1 मिनट देख लेता हूं कि क्लियरिटी कैसी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्लियरिटी की दिक्कत हो रही है। तो ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है और इसमें मैं देख पा रहा हूं कि आप सभी लोगों को, हर्षित गुप्ता ने कमेंट किया था, ध्रुव भाई ने कमेंट किया था, शशि गुप्ता ने कमेंट किया था, गौरव ने कमेंट किया था और कई सारे लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। तो मैं थैंक्स ऑल। और जो लोग व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप से जुड़ना चाहें
तो उनको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, उसके थ्रू आप जोड़ सकते हैं। और ठीक है, ओके। तो तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान हो गया। 53 में संघ की कार्यपालिका की जो सुपरटेट का पेपर आपका विधानसभा के फर्स्ट फेज से पहले हो जाएगा, इसलिए आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, पढ़ते रहिए। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको सुपरटेट का ही पूरा बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर करके। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहने का काम करिए, ठीक है। अब यहां पर हम 54 की बात करेंगे। 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल। इस निर्वाचक मंडल में शामिल मतलब जो राज्यसभा है, राज्यसभा, लोकसभा, इनके मेंबर्स और विधानसभा। मैं आपको एक चीज बता दूं, मनोनीत सदस्य जो होते हैं ना, जो मनोनीत करते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। मतलब जो मनोनीत लोग होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कभी नहीं ले सकते। आप इतना समझ लीजिए। और निर्वाचक मंडल में जब 70वां संशोधन हुआ था, 70वां करेक्शन हुआ था संविधान में, ये कब हुआ था? 1992 में। तो इसमें दिल्ली और पांडिचेरी, इनको भी शामिल किया गया और इनके सिलेक्टेड मेंबर्स को वोट देने का राइट मिल गया, ठीक है। ये भी राष्ट्रपति के उसमें भाग ले सकते थे। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है अनुच्छेद में। 53 में संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं। 54 में किसकी बात की गई है? निर्वाचक मंडल की बात करी गई है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा, ठीक है, इनके सिलेक्टेड मेंबर्स हैं। मैं आप लोगों को एक चीज नोट कर दूं, मनोनीत लोग, मनोनीत सदस्य कभी राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकते। मनोनीत सदस्य हैव नो राइट्स। राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये वोट बिल्कुल नहीं कर सकते मनोनीत सदस्य। आप लोग हमेशा ये ध्यान रख लीजिए। चौवन तक हो गया है। अब मैं आपको ऊपर लिख देता हूं, 55 से शुरू करूंगा। और अब आर्टिकल 55 आप लोग पढ़ते नहीं है बिल्कुल, इसका मतलब आर्टिकल 55 में किसकी बात है? आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए। आर्टिकल 55 में दोस्त राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि की बात हो गई है, उसके मेथड्स की बात हो गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि की बात हो गई है आर्टिकल 55 में। समझ रहे हो? तो एकल संक्रमणीय पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय पद्धति से। मालूम है ये जो एकल संक्रमणीय पद्धति है ना, ये पद्धति किसने दी थी? ये पद्धति दी थी थॉमस हेयर ने। किसने दी थी? थॉमस हेयर ने, याद कर लेना। इसलिए इस पद्धति को हेयर पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेयर पद्धति। एक्चुअली आप इसको ऐसे समझ सकते हो,
मान लिया यूपी में इस समय 404 एमएलए हैं, ठीक है, ओके। तो 404 में एक तो मनोनीत है एंग्लो इंडियन, 403 है। तो उसमें क्या देखा जाता है, जब राष्ट्रपति को ये लोग वोटिंग करते हैं तो एक विधायक के वोट की जब वैल्यू देखी जाती है ना, तो ये देखी जाती है उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, और जिन मेंबर्स ने कितने लोग वहां पर जीत कर आए, कितनी पॉपुलेशन है, तो उसका रेशियो निकालकर एक विधायक के वोट की वैल्यू डिसाइड की जाती है। तो ये पद्धति दी थी थॉमस हेयर ने। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की विधि है वो एकल संक्रमणी पद्धति से ही है, और आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते हैं, राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए, इसमें जनसंख्या तो घटती बढ़ती रहती है, तो आप लोगों को बता दूं अभी तक जो अस्तित्व में है वो 2001 की जनसंख्या है, ठीक है। और ये कहा है कि 2026 तक हम यही आंकड़े लेते रहेंगे और राष्ट्रपति का निर्वाचन करते रहेंगे। तो आप लोग ये चीज याद रख लीजिए। ये तो खैर पीसीएस आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, ये आपका इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपको ये आर्टिकल्स याद करने चाहिए, और मुझे लगता है कि आपको याद होते चले गए होंगे इसमें, मुझे ऐसा इसमें लगता है। और मेरे फ़ोन में तो बिल्कुल देखिए दोस्त, बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है, मैं आपको दिखा दूं, और आप लोग कह रहे हो कि आपको क्लियर नहीं दिखता है, पता नहीं आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या है। एक चीज आपने सुनी होगी, महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव। आप एक बात बता दूं मैं आपको, महाभियोग प्रस्ताव लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। और जब राष्ट्रपति पद से हटेंगे तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, किसको देते हैं अपना लेटर, उपराष्ट्रपति को। किसको देते हैं लेटर, उपराष्ट्रपति को। तो जो महाभियोग प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो ये महाभियोग प्रस्ताव है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद याद कर लेना 61, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को पद से हटाने का कार्य कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति को लेटर देकर। और राष्ट्रपति किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। तो महाभियोग प्रस्ताव लाकर ही हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, और ये व्यवस्था अनुच्छेद 61 की बात कहती है। जब आप अनुच्छेद 56 पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वो खैर इतना डिटेल नहीं पूछेगा, अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि महाभियोग प्रस्ताव है वो किस में वर्णित है राष्ट्रपति को पद से हटाने में, तो आप अनुच्छेद 61 को टिक करके चले आना, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स करते रहिए, और आराम से मैं आपको बताता रहूंगा। अभी आपने देखा होगा एक सुप्रीम कोर्ट का जज था, उस पर महाभियोग का प्रस्ताव पिछली साल लगा हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं। तो कोई हाई कोर्ट के जज की बात हो रही है यहाँ पर, हाई कोर्ट, मैं आपको इससे बता देता हूँ बीच में आ गया तो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात कर लें अपन, तो आप लोग ध्यान रख लेना अनुच्छेद 124 4 के अंतर्गत महाभियोग की इन पर है प्रस्तावना। अगर यहाँ पर किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात हो, मतलब जस्टिस की बात हो, न्यायाधीश की बात हो, तो उसको 124 सब 4 के अंतर्गत महाभियोग प्रस्ताव लाकर हटा सकते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्या आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब मैं आपका ये साफ कर देता हूं, प्रस्ताव ला सकते हो 124(4) के अंतर्गत, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इनको आप हटा सकते हो। अब हम यहां पर राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर लेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करेंगे।
राष्ट्रपति की शक्तियों की। आप लोग मुझे प्लीज कमेंट्स करके एक बार बताएं कि आपको दिख पा रहा है या नहीं। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताते जाएं, क्योंकि यहाँ पर तो आप लोगों के कमेंट्स इसमें शो हो नहीं रहे। तो एक्चुअली अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और फिर आपको बहुत ही क्लियर दिखा करेगा, थोड़े दिन की बात है, तो आपको बहुत क्लियर भी दिखेगा। अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर ले रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर पक्का है, आपको इसके बाहर पढ़ने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर अनुच्छेद की बात करेंगे, मतलब आर्टिकल की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? आर्टिकल की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बाकायदा देखते रहेंगे। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद जो 79 है, वो जो राष्ट्रपति होता है ना, कार्यपालिका व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है, ये आप समझ लीजिए। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग माना गया है, तो आप अनुच्छेद 79 पर टिक करके चले आएंगे। ये पार्लियामेंट का अभिन्न अंग होता है, आप ये समझ लो। और आपको एक बात बताएं, जो पार्लियामेंट होता है वो किनसे मिलकर बना है? पार्लियामेंट राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। इतना तो आप लोग समझदार हो ही। ठीक है, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, और ये संसद का बहुत ही अभिन्न अंग है आपका राष्ट्रपति। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आपका 79 के अंतर्गत आपका है ये, आप इतना समझ लीजिए। अब आपने देखा होगा कि कई लोग मनोनीत राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। मनोनीत राज्यसभा सांसद, जिनकी अभी संख्या कितनी है? अभी फिक्स 12। कितनी है? 12। 12 राज्यसभा सांसदों को मनोनीत कर सकता है, 12 लोगों को राज्यसभा सांसद बना सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान है 82 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? 82 के अंतर्गत। अगर आपको ऑप्शन में 82 नहीं लिखा है, केवल 80 लिखा है, तब भी वो आपका सही है। जो 12 लोगों को जब राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है, तो उनका प्रावधान 82 के अंतर्गत है। और ये आप राष्ट्रपति की पावर देख लीजिए, राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा का सांसद बना सकते हैं। और राज्यसभा आप समझ सकते हो संसद का उच्च सदन होता है, समझ रहे हो। और अब हमने यहां राज्यसभा की बात कर ली, तो लोकसभा की बात कर लें। तो 331 अनुच्छेद के अंतर्गत 2 एंग्लो इंडियंस को, वो लोग एंग्लो इंडियंस होंगे, उनको हम लोकसभा का, 2 एंग्लो इंडियन कैंडिडेट्स को हम लोकसभा का सांसद बना सकते हैं। ये मनोनीत होते हैं, का सांसद बनाते हैं राष्ट्रपति। आप इन दोनों की चीज समझ लीजिए। सचिन तेंदुलकर को भी मनोनीत राज्यसभा सांसद हुआ था। मतलब आप ये समझ लीजिए, जिन लोगों ने समाज में योगदान दिया हो, लिटरेचर में योगदान दिया हो, स्पोर्ट्स में, देखो साहित्य में योगदान दिया हो, स्पोर्ट्स में दिया हो, सोसाइटी में दिया हो, मतलब महत्वपूर्ण कार्य किए हों वर्ल्ड इस मतलब कंट्री लेवल पे, ठीक है, इंडिया लेवल पे, तो ऐसे लोगों को, उनके योगदान को देखते हुए राष्ट्रपति मनोनीत राज्यसभा सांसद बना सकते हैं। और इन सदस्यों की संख्या आपकी 12 है। और 331 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत 2 एंग्लो इंडियन को आप सांसद बना सकते हैं। 2 एंग्लो इंडियन कैंडिडेट्स को सांसद बनाते हैं राष्ट्रपति। आप लोग एक चीज ये जरूर समझ लेना कि ये मनोनीत राज्यसभा सांसद और मनोनीत लोकसभा सांसद, ये लोग कभी राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकते। ये लोग कभी राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकते। मजा आया? समझ में आया? नहीं आया? कमेंट्स करके आप लोग बताएं। अब मैं आपको आगे यहां पर बता देता हूं, राष्ट्रपति की यहां पर बात हो रही है, तो
भारतीय संविधान की हम यहाँ पर बात करे जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो YS यादव ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। YS यादव ऑफिशियल चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की हम शक्तियों की बात कर रहे हैं। शक्तियां किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां। तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद का जो सत्र नहीं चलता है, सेशन, उसको आहूत कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं। ये इनको बहुत बड़ी पावर है। संसद का जो राष्ट्रपति की जो पावर है 85 अनुच्छेद में वर्णित है, ये कि संसद का सत्र आहूत कर सकते हैं और भंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे 86, अभी दोबारा में मोदी सरकार बनी तो नवगठित लोकसभा, संयुक्त अधिवेशन, और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र। 86 में क्या वर्णित है आपका? थैंक यू ऑल, आप लोग कमेंट्स करते रहें। मतलब 86 में आपकी नवगठित लोकसभा की बात हो जाएगी, उसके पहले सेशन की बात हो जाएगी, संयुक्त अधिवेशन की बात हो जाएगी, और जो प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में है उसकी व्यवस्था दे दी गई है। मतलब 85 में संसद का सत्र आहूत होगा, भंग होगा। 86 में नवगठित लोकसभा का पहला सत्र, कौन सा? फर्स्ट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। और ये पहला सत्र के प्रारंभ की इनको व्यवस्था है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो आपको ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद होना चाहिए। थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू श्रुति जी, थैंक यू अनुरोध भाई। आपका इलेक्शन से पहले पेपर हो जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आप लोग केवल पढ़ते रहिए। आपने देखा होगा कि हर साल क्या होता है, राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का आपने अभिभाषण सुना है? हर साल राष्ट्रपति क्या पढ़ते हैं? अभिभाषण। तो जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है ना दोस्त, वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? विपक्षी नेता कहते हैं ये तो सरकार की भाषा बोल रहे हैं, तो वो बोलनी उनको इसलिए पड़ती है क्योंकि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ना, वो मंत्री परिषद द्वारा ही तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट केवल उसको पढ़ने का काम करते हैं। राष्ट्रपति जो है उसको मंत्रिमंडल द्वारा जो अभिभाषण होता है उसके द्वारा तैयार होता है, उसको पढ़ने का कार्य करते हैं। ये इनकी शक्तियां हैं। ये इनकी क्या है? शक्तियां हैं। ये मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। 99, आपने देखा होगा जब भी लोकसभा नई सरकार बनती है, मतलब आपकी अभी नई सरकार बनी थी, तो आपने देखा होगा नई अस्थाई स्पीकर नियुक्त किया गया है। पहले अभी तो स्थायी स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अभी प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है, अस्थाई स्पीकर की बात हो रही है। अभी तो ओम बिरला है अस्थाई स्पीकर, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो मतलब राष्ट्रपति को इतनी पावर है कि वो अनुच्छेद 99 का यूज करके प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नियुक्त कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ दिया जाएगा, अगर आपसे एग्जाम में, ओम बिरला उन्होंने कमेंट किया, बिल्कुल सही है, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करके प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, तो आप तुरंत टिक करके चले जाओगे अनुच्छेद 99 का यूज करके प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। अब आपको समझ में आया? कमेंट्स करके बताएं।
अब आपने देखा होगा भारत की बात हो रही है, कुछ भी चीज चलाने की बात हो रही है तो धन की तो बात होगी होगी। आप लोग समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो धन विधेयक प्रस्ताव तो आता ही है। तो जो धन विधेयक प्रस्ताव होता है ना, जो धन विधेयक प्रस्ताव होता है, धन विधेयक प्रस्ताव राष्ट्रपति की, धन विधेयक प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लेनी पड़ती है। इनको शक्ति है, पावर है राष्ट्रपति को। धन विधेयक जो प्रस्ताव होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसमें जाता है? लोकसभा में जाता है। किसमें जाता है? लोकसभा में जाता है। फिर इसको पास कौन करता है? आगे लोकसभा, फिर लोकसभा अध्यक्ष पास करता है। फिर कौन इसको पास करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब आपका धन विधेयक का क्वेश्चन गलत होगा दोस्तों? नहीं होगा, पास करता है। आपको संविधान रट लेना चाहिए, बहुत इजी है और आपको आना ही चाहिए। मतलब आप ये समझ लीजिए आर्टिकल 110 में राष्ट्रपति को इतनी पावर है, सरकार जो भी धन रूलिंग गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो भी वो प्रस्ताव लेकर आएगी, धन विधेयक प्रस्ताव लेकर आएगी, उसकी परमिशन उसको राष्ट्रपति से लेनी ही पड़ेगी। उसकी परमिशन उसको राष्ट्रपति से लेनी ही पड़ेगी। फिर वो लोकसभा में चला जाएगा और जब लोकसभा में चला जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष उनको पास कर देगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब कई कई लोग अपने नाम के आगे लिखते हैं श्री श्री 108 महाराज, श्री श्री ये महाराज वो महाराज। तो ये ट्रिक हो गई आपकी एक, आप ये समझ लीजिए। तो 108 लोग कहते नहीं है ये श्री श्री 1008 महाराज हैं, 108 महाराज हैं। तो आप ये समझ लीजिए 108 जो होता है ना अनुच्छेद, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार है। राष्ट्रपति कभी भी अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, बुला सकते हैं। 108 अनुच्छेद का यूज करके संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं राष्ट्रपति। मजा आ रहा है? आप लोगों को याद हुआ नहीं हुआ? प्लीज कमेंट्स करके बताते जाएं। ठीक है, अब आप लोग सब कह रहे हो कि राष्ट्रपति की खासियत बताते जा रहे हो, कुछ और बता दीजिए। तो मैं आप लोगों को वो चीज बाद में बताऊंगा क्योंकि मैं एक एक टॉपिक पूरा खत्म करना चाहता हूं। आप इतना समझ लीजिए। आपने देखा होगा ये आयोग बने हैं आजकल, जिसकी सरकार होती है उसका आयोग होता है। ये तो सब आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही हो। जिसकी सरकार होती है उसका क्या होता है? आयोग होता है। तो मैं आपको बता दूं भारत सरकार में मैं कुछ आयोगों की चर्चा डिस्कशन कर ले रहा हूं और राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर रहा हूं। भारत में जो SC ST आयोग बना है ना, SC आयोग मतलब स्केड्यूल्ड कास्ट का आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, और स्केड्यूल्ड ट्राइब आयोग, मतलब इनकी नियुक्ति, SC आयोग की नियुक्ति और ST आयोग की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 का यूज करके, आर्टिकल 338 का यूज करके, आर्टिकल 338 का यूज करके ऑनरेबल राष्ट्रपति इंडिया के SC आयोग और ST आयोग की नियुक्ति करते हैं। लेकिन आपको आजकल तो पता ही है जिसकी सरकार होती है उसका आयोग होता है। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपने देखा होगा अभी 69,000 वैकेंसी थी, तो उसमें भी OBC आयोग वालों, OBC आयोग में रोज लड़के लड़कियां जाते थे। OBC आयोग की बात हो गई है, OBC आयोग। तो इसकी नियुक्ति आपकी मालूम किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 340 आर्टिकल का यूज करके OBC आयोग की नियुक्ति की जाती है। 340 आर्टिकल का यूज करके OBC आयोग की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से।
कुछ मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूं। आप कह रहे हो सर राष्ट्रपति की बात करे जा रहे हो लेकिन प्रधानमंत्री की तो बात ही नहीं कर रहे हो। मैं प्रधानमंत्री के टॉपिक पर भी बात करूंगा, राज्यपाल के टॉपिक पर भी बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 आर्टिकल के 75 आर्टिकल के अंतर्गत नियत है। 75। आज हमने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ली है और आर्टिकल 76 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। आप लोगों को ये चीज याद होनी ही चाहिए, ठीक है। और 148 ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। नियंत्रक व महालेखा की नियुक्ति किसके अंतर्गत? 148 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रावधान है। नियंत्रक व महालेखा की नियुक्ति 148 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। 338 के अंतर्गत SC/ST आयोग, 340 OBC आयोग नियुक्ति, 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति और 148 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा की नियुक्ति। और ये तो सभी जानते हो। 155 के अंतर्गत किसकी होती है? गवर्नर की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? गवर्नर। गवर्नर मतलब राज्यपाल की नियुक्ति। और मैं आपको बताऊं, भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक स्टेट का राज्यपाल बना सकते हैं। आप ये समझ लीजिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 के अंतर्गत हो गई। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बता देता हूं। आप लोग हमेशा याद रखिए, आपसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप उनको नहीं कर पाओगे तो फिर आपको मजा भी नहीं आएगा। आप पूछ लोगे, राज्यों की भी बात कर लीजिए बाईएस जी। तो राज्यों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? तो आप हमेशा याद रख लेना, राज्यों से संबंधित जो संविधान है, प्रावधान है, वो 152 टू 237। 152 टू 237, 152 से लेकर 237 तक राज्यों से संबंधित प्रावधान है। तो आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब राज्य जो होते हैं वो आपके संघीय ढांचे हैं। राज्य होंगे तभी संघीय ढांचा बनेगा। तो संविधान का जो पार्ट 6 है, कौन सा पार्ट है? 6। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो राज्यों से संबंधित प्रावधान है वो संविधान के कौन से पार्ट में है? तो आप क्या टिक करके चले आओगे? पार्ट 6 में। पार्ट 6 में राज्यों से संबंधित प्रस्ताव प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो आप टिक करके चले आना, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। आप लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा, प्लीज कमेंट्स करके बताएं। 153 में क्या प्रावधान किया गया? 153 के अंतर्गत संविधान में एक प्रावधान किया गया कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, 153 के अंतर्गत, ठीक है, 153 के अंतर्गत। अब इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये 153 में ये व्यवस्था दी गई कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और ये भी कहा गया वो सेम पर्सन 2 या 2 से अधिक स्टेट्स का क्या हो सकता है? 2 या 2 से अधिक स्टेट्स का क्या हो सकता है? गवर्नर हो सकता है। यहां नियुक्ति की बात नहीं हो रही है दोस्त,
यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात ये हो रही है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर हो सकता है। आपने देखा होगा कई लोगों को कई जगह का राज्यपाल बना देते हैं, है ना। तो ये 153 के अंतर्गत प्रावधान है। 155 के अंतर्गत है राज्यपाल की नियुक्ति, 155 के अंतर्गत है राज्यपाल की नियुक्ति। 153 में तो ये डिसाइड किया गया कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, और 155 में गवर्नर की नियुक्ति की बात है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझदार हो, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो आप और अपने नोट्स भी बनाते रहा करो। ठीक है, एक आर्टिकल है 163, मतलब आपको बताएं 163 के अंतर्गत राज्यपाल विवेकाधिकार, अपना अधिकार यूज कर सकता है सरकार के खिलाफ। राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति, ये आपको आना चाहिए। 163 के अंतर्गत राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति है। और 153 से लेकर 162 राज्यपाल की भूमिका का वर्णन है। राज्यपाल की भूमिका का वर्णन 153 से लेकर 162। अब मैं आप लोगों को जाते जाते 2-3 क्वेश्चंस और पूछ ले रहा हूं, और फिर आप लोग उसको बताने का काम करेंगे, और फिर मैं आपकी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, आप इतना समझ लीजिए। हम यहाँ पे राष्ट्रपति के कुछ क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, मुझे अभी अभी ध्यान आया। अनुच्छेद 72 की बात हम कर रहे हैं। अगर किसी पर्सन को दंड मिल चुका है, पनिशमेंट मिल गया है, तो राष्ट्रपति को किसकी शक्ति है? क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति रखते हैं। यदि किसी पर्सन की सजा है तो उसको या तो वो कम कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, और उनके मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदल सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब ये इनको बहुत बड़ी पावर है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को इतनी पावर मिली हुई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 आप लोग ये याद रखें ना। और अगर कोई आपने देखा होगा इंडिया में इमरजेंसी की, तो 352 का यूज करके राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। 352 इमरजेंसी की घोषणा मतलब आपातकालीन। 352 कितना हो गया? 352। आपने देखा होगा जो सरकारें होती हैं, कई सरकारें राष्ट्रपति राज्यपाल का दुरुपयोग भी करती हैं, और कई जगह राष्ट्रपति शासन लगाने का काम होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगाने का कार्य। तो मालूम ये किसके अंतर्गत आता है? 356 अनुच्छेद। मतलब गवर्नर क्या करेंगे? गवर्नर रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट, मतलब गवर्नर जो होता है वो उस राज्य की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट उस सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है? गवर्नर रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ये किस अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के भीतर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, गवर्नर की रिपोर्ट को आधार बनाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये आना ही चाहिए। और आपने देखा होगा अभी सूर्य कुमार यादव बड़ा फेमस हो रहे हैं, उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ
टेस्ट मैचों में भी सिलेक्शन हुआ है, तो उनको लोग 360 डिग्री बोलते हैं। तो मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ, 360 भी एक आर्टिकल है। खैर मैं आपको याद रखने के हिसाब से मैं ट्रिक के रूप में उसको बोल दिया। तो आप 360 डिग्री प्लेयर इंडिया में या तो सूर्य कुमार यादव है या पूरे वर्ल्ड में एबी डिविलियर्स है। तो जो 360 आर्टिकल है उसको मैंने ट्रिक के रूप में इसलिए सूर्या का नाम ले लिया कि अब आपको ये कभी भूलोगे नहीं। एबी डिविलियर्स और स्काई, सूर्य कुमार यादव, ये 360 डिग्री प्लेयर हैं, मैदान में चारों तरफ क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं। तो 360 क्या है? आप 360 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को एक चीज का और अधिकार है, मतलब वो घोषणा कर सकता है। मतलब अगर किसी देश के पास पैसा ही खत्म हो गया है तो किसकी किसकी फाइनेंस का इमरजेंसी लग सकता है, वित्तीय आपातकालीन की घोषणा का अधिकार। मतलब पैसा खत्म हो जाता है तो सरकार, राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय आपातकालीन की घोषणा का मतलब की घोषणा कर सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आपकी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को संविधान रट जाए। मतलब आपको केवल सिलेबस ही पढ़ना है, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो YS यादव ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, ठीक है। लाइव क्लास आपकी अभी एंड करता हूं और आपकी लाइव क्लास आपको हम अपडेट दे देंगे। और 24 तारीख है आज और आपकी क्लास रात में 9 बजे से होगी आज, ठीक है। कंटिन्यू रहेगी ये क्लास, ठीक है, टू बी कंटिन्यू, ठीक है।